कंप्रेसिव फोर्स F बराबर के है। तो कुल मिला के ये ध्यान रखना है, टेंशन की वैल्यू स्प्रिंग खींचेगी तो के एक्स के बराबर आएगी। एक्स क्या है? elongation Went wrong. Please try again. and spring। ज्योत्सना बेटा माइक ऑन है। तो स्प्रिंग अभी के लिए फिलहाल के लिए इतना जानना जरूरी है कि स्प्रिंग के अंदर खिंचाव है तो टेंशन की वैल्यू के एक्स के बराबर होगी। के स्प्रिंग कांस्टेंट होगा, एक्स इसका इलॉन्गेशन। तो इलॉन्गेशन के तौर पे इसे पूछे अब तो कुछ नहीं करना है, टेंशन की तरीके से इसको लेना है। मान लो ये स्प्रिंग दे रखी है, स्प्रिंग कांस्टेंट के दे रखा है, इलॉन्गेशन बतानी है। यहाँ टेंशन टी, तो टी डैश बराबर 2t बराबर के एक्स, एक्स इलॉन्गेशन। कुल मिला के टेंशन के एक्स है और टी हमको पता है, टी कितना होता है 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 जी। बस अब वैल्यू पुट कर दी, 4m इंटू 2m, या 2m था सॉरी, 2m इंटू 2m m प्लस 2mg 2 टाइम्स इज इक्वल टू के एक्स। तो कुल मिलाकर के अभी के लिए फिलहाल इतना ध्यान रखना है कि स्प्रिंग खींची हुई है तो उस पर इलॉन्गेशन के इंटू एक्स, के स्प्रिंग कांस्टेंट है, एक्स उसका इलॉन्गेशन है, वो उसके टेंशन के बराबर है। अभी के लिए फिलहाल इतना ध्यान रखना जरूरी है कि स्प्रिंग के अंदर जो खिंचाव है वो के एक्स के बराबर होता है, एक्स इलॉन्गेशन। तो के एक्स खिंचाव आएगा, टेंशन की वैल्यू के एक्स आएगी। तो कुल मिला के टेंशन को के एक्स से कंपेयर कराना है। फिलहाल के लिए अभी इतना ही जानना है। लेंथ वैन कितनी डबल ट्रिपल करेंगे, क्या हो जाएगा, वो सब वर्क पावर एनर्जी वाले कंसेप्ट में हम डिस्कस करेंगे। तो पूरा हमारा स्प्रिंग आर्टिकल है। अभी के लिए आप ये मानिए कि स्प्रिंग कहीं जोड़ रखी है तो उसको देख के डरना नहीं है, उसको देख के कुल मिला क्या निकालना है, टेंशन। तो उस जगह पे इसको हटा करके इस जगह टेंशन लगा दो और टेंशन की वैल्यू को किसके बराबर कर दो, के एक्स के। बस इतना ध्यान रखना है। कितना इलॉन्गेशन, अभी से मान लो ये दे रखा हो एग्जाम्पल, सर पेज थोड़ा साइड कर लो। कर रहा हूँ। ये दे रखा है ब्लॉक 5 5 10। क्वेश्चन क्या बोलेगा, इसको कट कर दे, इसको कट कर दे, क्या फर्क पड़ेगा। अगर स्ट्रिंग को कट करेंगे तो उसमें जो टेंशन था वो ऑल ऑफ सडन जीरो हो जाएगा, लेकिन अगर स्प्रिंग वाली वायर को कट करेंगे तो उसमें जो टेंशन था जितना पहले था उतना ही टेंशन बाद में रहेगा। इफ string attached to the spring is cut, no change in tension. But when we cut pure string, T
T बिकम 0। क्या कहना चाहता है, समझने वाली बात है। प्योर स्ट्रिंग को कट करेंगे तो टेंशन हो जाएगी उसकी 0, लेकिन अगर स्प्रिंग को कट करेंगे तो उसकी टेंशन 0 नहीं होगी, उसकी जितनी थी उतनी ही रहेगी। अब फिलहाल के लिए जरा चेक करते हैं इस केस में। फर्स्ट स्ट्रिंग, सेकेंड स्ट्रिंग, if one cut, find acceleration of all blocks। 1 को कट कर दिया, देखो यहाँ 5G, यहाँ 10G, इसमें टेंशन कितना था, T1 बराबर 5G, T2 बराबर 10G, इक्विलिब्रियम में थे। देख लीजिए, शुरुआत में 10 और 10 दोनों तरफ 10-10 से, इसलिए कहीं जा ही नहीं रहा सिस्टम। तो इसमें टेंशन की वैल्यू 5G होगी, इसमें टेंशन की वैल्यू 10G होगी। 10G बराबर kx करके आप इसको निकाल भी सकते हैं अगर x पूछे तो। अभी फिलहाल ये नहीं पूछ रहा, पूछ रहा है अगर 1 को कट कर दे तो एक्सेलरेशन ऑफ ऑल ब्लॉक्स क्या होगा। 1 को कट करने पे इस पे T2 लगता रहेगा 10 वाले पे, 10G, और 5। A बराबर G, A बराबर G एट रेस्ट। बहुत ही कॉमन सेंस वाले और बढ़िया क्वेश्चन होते हैं, ध्यान से देखिए। अगर स्ट्रिंग 1 को कट कर देंगे तो ये टेंशन ऑल ऑफ सडन 0 हो जाएगा। अब FBD बना दो, इसके टेंशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो था, जितनी एलोंगेट पहले स्प्रिंग, अचानक से जो खिंची हुई स्प्रिंग है वो कम नहीं हो सकती। जो स्प्रिंग जोड़ने का मतलब क्या है, स्प्रिंग खिंची हुई है। अब स्ट्रिंग के अंदर टेंशन की वैल्यू 0 कर दी, कट कर दिया, कट करते ही तुरंत ये वैल्यू 0 हो गई टेंशन की, तो FBD बनाया। इसके ऊपर तो T2 ही लगता रहा, T2, T1 0 हो गया, 10G 5G, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, 10G माइनस 5G बाई 5, दैट इज G, ऊपर की तरफ। ये हो गया A बराबर G डाउनवर्ड। तो इसको इस तरीके से सॉल्व करना है, जो स्प्रिंग वाला टेंशन है वो 0 नहीं होगा, वो बाद में 0 होगा। ठीक है, अब मान लो स्ट्रिंग 2 को कट कर दिया, स्ट्रिंग 2 को कट कर दिया, क्या होगा भाई, T2 बराबर 10G, 10G, इधर दो जुड़ी हुई थी तो टेंशन 0 हो गया, 5G, T1, T1 5G। ये नीचे जाएगा, ये भी, दोनों साथ साथ चलेंगे, स्ट्रिंग कट नहीं हुई है, साथ साथ चल रहे हैं, स्ट्रिंग टाइट है मान लिया, तो ये भी A1 से, ये रेस्ट। T1 प्लस 5G बराबर 5A1 और 5G माइनस T1 इज इक्वल टू 5A1। सॉल्व किया तो A1 की वैल्यू G आ गई और T1 की वैल्यू आ गई 0। अब समझिएगा, स्ट्रिंग 2 को कट किया तो ये तो इधर तो खिंचा ही रहेगा, खिंचा रहेगा तो इधर टेंशन सेम रहेगा, इधर से तो बेचारा गायब हो गया, इधर से तो, इधर से तो स्ट्रिंग कट हो गई, पूरी पूरी स्ट्रिंग गायब हो गई, लेकिन इस स्प्रिंग के अंदर खिंचाव बना रहा, तो यहाँ टेंशन लगता रहा इस वाले पे। इधर से तो बेचारा अलग ही हो चुका है, इसको तो देखना ही नहीं है, तो इस वाले पे टेंशन 5G और T1 नीचे लग रहा है, और नीचे वाले पे T1 और 5G नीचे लग रहा है।
दोनों चूंकि स्ट्रिंग से जुड़े हुए हैं, साथ साथ चल रहे हैं, मान लिया अलग अलग नहीं चल रहे हैं, अलग अलग चलेंगे तो लॉजिकल है दोनों हवा में गिरेंगे, फ्री फॉल करेंगे। यहाँ से भी वही बात क्लियर हो रही है। 5g प्लस T1 बराबर 5a1 और 5g माइनस T1 बराबर 5a1, दोनों का एक्सलेशन को सॉल्व किया तो a1 की वैल्यू g आ गई, T1 की वैल्यू 0 आ गई। मतलब इन दोनों के बीच में जो स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग के अंदर भी कोई टेंशन नहीं है। इस चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलो मुझे बताना जरा ध्यान से। बीस, 15, 5। फर्स्ट, फर्स्ट को कट किया तो एक्सेलरेशन बताना है तीनों का। 20 का 15 का शुरुआत में तो देख ही लिया था आपने। देखिए, जब इसको कट किया तो ये तो ढीली हो गई, ये तो अब टाइट रहनी ही नहीं है, फ्लैग कर गई, इसके अंदर कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं, अलग अलग हो गए। तो अब स्प्रिंग जैसे कोई चीज बची ही नहीं, स्प्रिंग ढीली हो गई, कोई फोर्स लगाएगी नहीं, कट हो गई, स्प्रिंग कट कर दिया तो ये टेंशन गायब हो गया। क्यों क्यों अब कोई कहेगा सर इसमें टेंशन नहीं गायब हुआ, इसमें टेंशन गायब हो गया। इसे कट कर देने का मतलब ये हो गया कि ये स्प्रिंग अभी भी खींची हुई है और इसके अंदर टाइटनेस बनी हुई है, लेकिन अगर इस स्प्रिंग को कट कर दिया जाएगा तो इसके अंदर भी टाइटनेस नहीं होगी, इसके अंदर भी, अगर मान लो नॉर्मल जमीन पे रखे हुए हैं तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखना है कि इस केस में कि टेंशन की वैल्यू कौन सी की जीरो हो जाएगी, कौन सी जीरो नहीं होगी। इसकी टेंशन की वैल्यू जीरो नहीं होगी, इस वाले की टेंशन की वैल्यू जीरो हो जाएगी। क्यों? आप लॉजिकली चेक करके देख लीजिए, इसके अंदर जो खिंचाव था वो खिंचाव बना ही रहेगा। इसको जैसे ही कट करोगे क्या होगा, बीच का रिस्टोरिंग फोर्स गायब हो जाएगा। इसमें अगर बीच से कट करोगे तो टेंशन जीरो हो जाएगी, यहाँ से स्ट्रिंग स्लैक कर जाएगी। यहाँ से कट करोगे तब इसमें टेंशन जीरो नहीं होगी, यहाँ से कट करोगे टेंशन जीरो हो जाएगी। ठीक, स्प्रिंग ही गायब कर दी तुमने। सेकेंड केस में सेकेंड को कट किया, अब इनके एक्सेलरेशन निकाल लें, निकाल लो। इसके एक्सेलरेशन कितना आएगा, ये रेस्ट पे है, इसका 20g माइनस 15g/50, ए बराबर 25g/15, g/3, g/3। ए बराबर जी। सर चैट डिसेबल्ड। चैट डिसेबल्ड हो, सही कर रहे हो। सेकेंड को कट करो, इस वाले स्ट्रिंग को कट करो, इसमें टेंशन जीरो नहीं हुआ। अब दोनों साथ साथ चल रहे हैं, या दोनों का एक्सेलरेशन निकालिए।
और इसमें ऑल ऑफ सडन टेंशन की वैल्यू 0 नहीं होगी, टेंशन T1 की वैल्यू 5G। टेंशन 0 नहीं होगा अचानक से, T1 की वैल्यू 5G रहेगी, तो ये रेस्ट पे आ जाएगा, ये भी रेस्ट पे आ जाएगा, और ये नीचे की तरफ चलेगा A बराबर 5G 15G, A बराबर 20G/15 से 15G, और T1 नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। ठीक है, चलो अगला पूछ रहा हूँ, फटाफट सब लोग निकाल, समझ में आया क्या करना है। तो स्ट्रिंग का मतलब टेंशन है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, जो फोर्सेस लग रहे थे वो फोर्सेस लगते रहेंगे। स्ट्रिंग के कट करने पे, स्प्रिंग को कट करेंगे तो टेंशन 0 हो जाएगा, स्ट्रिंग को कट करेंगे तो टेंशन की वैल्यू 0 हो भी सकती, नहीं भी हो सकती, देखना पड़ेगा। सर वो स्प्रिंग लगा के कंस्ट्रेंट की प्रॉब्लम बना सकता है? कंस्ट्रेंट एसएचएम में बनेगी, वही खिंचाव पूछेगा एक्स। चलो ध्यान दो, 1 2 3, इसका A1 निकालना है, इसका A2 निकालना है, इसका A3 निकालना है। A1 A2 A3 तीनों का एक्सेलरेशन बताना है। पहले केस में फर्स्ट कट है, चलिए निकालिए और बताइए आराम से ठंडे दिमाग से सोच कर, एफबीडी बना लिया कीजिए, निकालिए और बताइए। यहाँ स्प्रिंग ही कट होगी, बाकी स्प्रिंग्स का टेंशन 0 नहीं होगा। A1 इज इक्वल टू 6G। अच्छा 30, हाँ 6G ठीक है, A1 6G ठीक है, A2 0, A3 0, A1 6G सही है। अब इस केस में बाकी टेंशन लगते रहेंगे, T1 0 हो जाएगा, A2 और A3 0 हो जाएगा,
सेकंड कट, सेकंड को कट कर दिया तो क्या होगा? बस सेकंड वाला टेंशन जीरो हो जाएगा, T1 और T3 की वैल्यू जीरो नहीं होगी। ऐसे थर्ड कट सबको आ गया होगा ना, कर लीजिएगा। क्लियर हो गया? तो स्प्रिंग देख के डरना नहीं, स्प्रिंग का मतलब जब कुछ समझ में आया तो टेंशन मान के सॉल्व कर। डन? क्लियर हो गया? थर्ड कट में फिगर बना लो। 30G, 5G और 25, 25G, 10G, 15G। तो थर्ड कट किया ना, ये तो रॉ हो गए। A1 0, A2 बराबर 15, 1.5G और इसका A3 बराबर G। ठीक है, इसको देख के समझ में आ ही रहा हो क्या करना है। कुल मिला के क्या होता है, स्ट्रिंग जहां लगी होती है अगर उसको कट नहीं किया गया तो उसमें टेंशन सडनली जीरो नहीं होगी। ठीक है, काफी हम लोगों ने लॉज ऑफ मोशन में पोर्शन डिस्कस कर लिया। थोड़ा सा पार्ट हम लोगों का फ्रिक्शन वाला बच रहा है, पहले फ्रिक्शन डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद कंपाइल करते हुए आगे बढ़ेंगे। क्या है फ्रिक्शन? फ्रिक्शन की अगर बात की जाए तो फ्रिक्शन है क्या? एक्चुअली जब दो सरफेस एक दूसरे के पैरेलल मूव करने की कोशिश करती हैं, सरफेस कांटेक्ट में होती हैं, तो और उनके बीच में रिलेटिव मोशन होने की टेंडेंसी होती है, वो स्लाइड करते हैं एक दूसरे के ऊपर, वो चलते हैं, रोल करते हैं, टायर, पहिया और नॉर्मली सरकाना और कुछ भी चीज आप चलाते हैं, तो दो सरफेसेस के बीच में कांटेक्ट होने की वजह से एक कांटेक्ट फोर्स जनरेट होता है। उस कांटेक्ट फोर्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक होता है नॉर्मल, जो कि हमने पहले ही पढ़ा हुआ था, जब दो सरफेस कांटेक्ट में आएंगी तो वो एक दूसरे के ऊपर सरफेस के परपेंडिकुलरली रिपल्शन फोर्स अप्लाई करेंगे, दैट रिपल्शन फोर्स इज नोन एज नॉर्मल फोर्स। और अब दूसरा फोर्स है रिलेटिव मोशन को अपोज करने वाला एक सरफेस के पैरेलल टेंजेंशियल फोर्स एक्ट करेगा, जो रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा या अपोज करने की टेंडेंसी रखेगा, कभी कभी सपोर्ट, कभी कभी अपोज, लेकिन जनरली हम टर्म यूज करते हैं अपोज। तो जब दो सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन हो या रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी हो, तो उनकी सरफेस के कॉमन कांटेक्ट पे सरफेस के पैरेलल एक इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्ट करने लगते हैं दोनों सरफेसेस पे, जो रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी को अपोज करते हैं। इस फोर्स को नाम दिया गया फ्रिक्शन। मतलब कहने का मतलब क्या है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में, एक सरफेस वन
दूसरी सरफेस के साथ कांटेक्ट में है और इन दोनों के बीच में एक रिलेटिव मोशन होने की टेंडेंसी है। तो ये जो दोनों सरफेसेस हैं वो एक दूसरे के ऊपर एक सरफेस के पैरेलल फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करेंगे। ठीक, when there is a relative motion between two surfaces in contact or tendency of relative motion। चल भी रही हूँ या चलने की टेंडेंसी भी हो, शो कर रही हूँ कि चलना चाहती है, रिलेटिव मोशन नहीं है लेकिन रिलेटिव मोशन करना चाहती है, तब भी फोर्स एक्ट करेगा। कहता है और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन है अगर मेरे पास, देन surfaces apply equal and opposite force on each surface parallel to surfaces and oppose the relative motion। ठीक, this force is known as फ्रिक्शन। बहुत सिंपल सा फोर्स है, क्या है, कुछ नहीं, दो सरफेस एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, स्लाइड कर रही हैं, तब दोनों के बीच में फ्रिक्शन एक्ट करेगा। दैट फ्रिक्शन इज नोन एज, तीन पार्ट में ऐसे डिवाइड करेंगे हम कि स्टैटिक भी है, काइनेटिक भी है। मेनली दो ही होते हैं, स्टैटिक काइनेटिक, लेकिन एक तीसरा वर्ड भी यूज कर लेते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन। लेकिन रोलिंग वोलिंग कुछ नहीं, वो है बेसिकली दो ही टाइप की फ्रिक्शन, जब रिलेटिव मोशन हो रही है और रिलेटिव मोशन नहीं हो रही। तो फ्रिक्शन क्या है, कैसे आया, क्या इसका कंसेप्ट है बेसिकली। तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जब हम जाते हैं तो एक्चुअल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होते हैं वो रियल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, मतलब जो रियल कांटेक्ट पॉइंट बन रहे हैं वो बहुत कम बन रहे हैं इन कंपैरिजन टू। तो ये जो दोनों सरफेस होती हैं वो इस पॉइंट पे हाई प्रेशर की वजह से, क्योंकि काफी कम एरिया में ये रियली कांटेक्ट में है। एक्चुअली हमें लगता है कि मैंने ये बुक ली और इसको इसके ऊपर रख दिया तो रियल कांटेक्ट एरिया मुझे लग रहा है कि इतना पूरा एरिया कवर कर रहा है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि एक्चुअल जब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आप जाते हैं तो आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ये चेकआउट करेंगे, देखेंगे कि इन दोनों सरफेसेस के बीच में रियल जो कांटेक्ट है वो बहुत कम पॉइंट्स पे है। इन बहुत कम पॉइंट्स पे रियल कांटेक्ट होने की वजह से इन पॉइंट्स पे बहुत हाई प्रेशर एक्ट करता है, नॉर्मल फोर्स, जिसकी वजह से ये वेल्ड कर जाते हैं। तो जब एक सरफेस को हम मूव कराने की कोशिश करते हैं तो ये जो वेल्ड्स होते हैं, ये वेल्ड्स अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करने लगते हैं अगर हम चलाना चाहते हैं तो मुद्दा यही है कि जब आप एक सरफेस के ऊपर दूसरी सरफेस को रख दीजिए तो शुरुआत में आप जब सरफेस को मूव कराना चाहेंगे रिलेटिवली तो इन वेल्ड्स को तोड़ना पड़ेगा और हमको एक अपोजिशन फोर्स देखने को मिलेगा, दैट इज नोन एज फ्रिक्शनल। ये है एक्चुअल थ्योरी। पुराने जमाने में और भी थ्योरी थी कि भाई वो पहाड़ों की तरह उल्टा स्ट्रक्चर होता है माइक्रोस्कोपिक लेवल, तो ये जाके एक दूसरे में फंस जाते हैं, तो इनको रिलेटिव मूव कराने के लिए हमें फ्रिक्शन की वैल्यू की रिक्वायरमेंट होती है। फ्रिक्शन क्यों पैदा होता है, फ्रिक्शन पैदा होता है जो दो सरफेस कांटेक्ट में आती हैं। हम यूं समझ लें कि इन दोनों को एक्चुअल लेवल पे पढ़ा जाए तो दोनों एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉनिक फोर्सेस एक्ट करने लगते हैं।
दोनों लेयर्स के बीच में इंटरैक्टिंग फोर्सेस एक्ट करने लगते हैं। जैसे ही सरफेस को मूव कराया जाता है तो हमको इन बॉन्ड्स को या इन फोर्सेस को या जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस बन चुके हैं इनको ब्रेक करने के लिए हमें एक्स्ट्रा एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है और वो एक अपोजिशन फोर्स देने लगते हैं। इस तरीके से हमें बॉडी के ऊपर एक नेट फोर्स फील होता है अपोजिट डायरेक्शन में। तो फ्रिक्शन का रीजन क्या है कोई पूछेगा नहीं, लेकिन जानना चाहिए कि जब दो लेयर्स अगल बगल आके कांटेक्ट में आती हैं तो इन दोनों सरफेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग बन जाती है और जब हम रिलेटिव मूवमेंट कराना चाहते हैं तो हमको इन इंटरमॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए हमें एक्स्ट्रा फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है और हमको फील होता है कि एक अपोजिशन फोर्स झेलने को मिल रहा है जब रिलेटिव मोशन करा रहा है। दैट अपोजिशन फोर्स इज नोन एज फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, और कैसे निकलेगा क्या निकलेगा वो बहुत आसान सा है, बहुत मुश्किल नहीं, सीधा फॉर्मूला बच्चों वाला है। बस में दो चीजें और ध्यान रखनी है। जब दो सरफेस कांटेक्ट में होती हैं तो सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल लगता है, सरफेस के टेंजेंशियली फ्रिक्शन लगता है और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है उसको ही हम कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। ये फ्रिक्शन एंगल लैम्डा होता है। नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, रिएक्शन या कांटेक्ट फोर्स। ये फ्रिक्शन एंगल। अब देखिए क्या होता है। फ्रिक्शनल फोर्स इज डिपेंडेंट ऑन nature of surfaces and normal force between them। ठीक, फ्रिक्शन प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल होता है और फ्रिक्शन का जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है उसको म्यू इनटू एन बोलते हैं। म्यू फ्रिक्शन कोफिशिएंट होता है जो सरफेस पे डिपेंडेंट होता है। तो एन नॉर्मल फोर्स है और ध्यान रखिए आर बराबर अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर या एन रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। आर की वैल्यू फ्रिक्शन एंगल लैम्डा tan लैम्डा की वैल्यू f by n दैट इज इक्वल्स टू म्यू। मैंने कहा था पढ़िएगा, आपको समझ में आ भी गया होगा, बहुत मुश्किल थोड़ी है, तो बहुत आसान है, बस एप्लीकेशन में न्यूमेरिकल अच्छे अच्छे बन जाते हैं। फ्रिक्शन एंगल लैम्डा tan लैम्डा इज इक्वल टू f by n दैट इक्वल्स टू म्यू n by n या tan लैम्डा या म्यू इज इक्वल टू tan लैम्डा। म्यू फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है, लैम्डा दिस है एंड नॉर्मल फोर्स एफ दिस। फ्रिक्शनल फोर्स नॉर्मल के प्रोपोर्शनल होता है और इसको हम जनरली यूज करते हैं म्यू इनटू एन। तो जो दो सरफेस के बीच में लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स है वो उन दोनों के बीच में एक्ट करने वाले नॉर्मल फोर्स के प्रोपोर्शनल होगा। तो अभी तक जो आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे वहां पर आप एन निकाल करके छोड़ दे रहे थे, लेकिन अब एन का रोल चालू हो गया। क्यों चालू हो गया? क्योंकि हमको फ्रिक्शन भी निकालना है, तो फ्रिक्शन निकालना पड़ेगा तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो फ्रिक्शन निकालने के लिए आपको नॉर्मल की वैल्यू चाहिए होगी, फ्रिक्शन की वैल्यू होती है म्यू इनटू एन। लेकिन थोड़ा सा फ्रिक्शन एक एडजस्टेबल फोर्स है, बड़ा अजीब सा फोर्स है, अपने आप को एडजस्ट कर लेता है।
एडजस्ट कैसे करता है उसी को थोड़ा समझना है, और वही इसके ऊपर जो प्रॉब्लम बनती है वही थोड़ी सी पेच होती है। इसीलिए फ्रिक्शन की प्रॉब्लम में थोड़ा सा क्रॉस चेकिंग बहुत जरूरी होती है। क्रॉस चेकिंग मतलब देखना पड़ता है, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करके निकालना वाला गेम थोड़ा सा यहाँ नहीं लग पाता है। रीजन क्या है? क्योंकि फ्रिक्शन की वैल्यू जो है वो डिपेंडेंट होती है कि किस प्रकार का मूवमेंट है या टेंडेंसी ऑफ मूवमेंट। समझते हैं कैसे? टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन: स्टैटिक एंड स्लाइडिंग। काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं लेकिन मैं स्लाइडिंग वर्ड यूज करता हूँ। स्टैटिक फ्रिक्शन है और स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है समझिए। आपने सपोज कीजिए एक सरफेस ली, उसको जमीन पे टच करा दिया, रफ सरफेस है, आपने इसके ऊपर एफ अप्लाइड लगाना शुरू, अप्लाइड फोर्स एफ, फ्रिक्शन एक्ट करने लगा पीछे की तरफ। ठीक, लेट एफ इंक्रीजेस फ्रॉम जीरो, एफ को जीरो से बढ़ाना शुरू। आप सभी को पता है, सपोज कीजिए आप लोग अपने घरों में कोई अलमारी है या कोई हैवी सी कोई भी चीज है जिसको आप डेली करते हैं, मेज है, ये है, वो है, सोफा है, तमाम चीजें, इनको स्लाइड कराना चाहते हैं। अब आप मुझे अच्छी तरीके से बता सकते हैं कि अगर ये अप्लाइड फोर्स जीरो है तो उस केस में फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी? जीरो। लॉजिकल है, चल ही नहीं रहा, ये चुपचाप पड़ा हुआ है, इस वक्त कोई फ्रिक्शन एक्ट कर ही नहीं रहा। लेट मैंने फोर्स की वैल्यू 1 न्यूटन कर दी, लेकिन बॉडी चल नहीं रही, हल्का सा फोर्स लगाया, ये मैंने इसके ऊपर हल्का सा फोर्स लगाया लेकिन चल ही नहीं रहा। सपोज कीजिए ये पेपर वेट है, शुरू में फोर्स लगाया तो फोर्स था जीरो, तो कोई भी फ्रिक्शन नहीं एक्ट कर रहा था। अब मैंने फोर्स को बढ़ाना शुरू किया, तो फ्रिक्शन की वैल्यू भी क्या होना शुरू हुई? इंक्रीज करना शुरू हुई। फोर्स को बढ़ाता गया, फ्रिक्शन भी बढ़ता गया, 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, से 10 न्यूटन पे वो चल दिया, 10 न्यूटन पे वो स्लाइड कर गया। अब आपको पता है शुरू में स्टार्ट करना बड़ा मुश्किल है, धक्का दे के चलाना शुरू में मुश्किल, लेकिन एक बार चल जाए, बेंच इधर उधर कर रहे हैं अगर आप, तो उसको फिर स्लाइड कराते रह जाना बड़ा मुश्किल नहीं है। तो यहाँ से दो तरीके के मूवमेंट देखने को मिले। एक मूवमेंट ये थी कि चाहता है वो मूव करना लेकिन वो चल नहीं पा रहा है फ्रिक्शन की वजह से, या इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन है नहीं लेकिन रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी है, तो उस कंडीशन में एक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा, दैट नोन एज फ्रिक्शनल फोर्स, एज स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। दो तरीके के फ्रिक्शनल फोर्स देखने को मिलेंगे। अगर जब दो सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं है लेकिन रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी है, तब इनके बीच में जो फोर्स एक्ट करेगा उसको कहा जाएगा स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। मतलब वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव नहीं कर रहे हैं। हो सकता है पूरा सिस्टम मूव कर रहा हो लेकिन ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में नहीं मूव कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि इनके बीच में फ्रिक्शन नहीं, इनके बीच में फ्रिक्शन हो सकता है, और वो फ्रिक्शन होगा स्टैटिक फ्रिक्शन, रिलेटिव मोशन सीज कर जाए। अब मैं फ्रिक्शनल फोर्स को बढ़ाता गया, तो एक समय ऐसा आएगा जब ये वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज करते वक्त अपनी सैचुरेशन लेवल पे पहुंच जाएगी, अपनी औकात पे पहुंच जाएगी, उसको लिमिट बोलते हैं, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स एक एडजस्टेबल फ्रिक्शनल फोर्स है, बहुत ही खतरनाक फ्रिक्शनल फोर्स है। क्यों है? क्योंकि ये डायरेक्शन भी बदलेगा, वैल्यू भी बदलेगा, हर तरफ चेंज कर लेता है, सर्कुलर पाथ में घुमा सकता है, along द डायरेक्शन लग सकता है, अपोजिट टू द डायरेक्शन लग सकता है।
इनफैक्ट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन लग सकता है। अभी धीरे धीरे हम सीखेंगे, यही चीज हमें सीखनी है, इसीलिए मैंने ये स्टेटमेंट शुरू में ही आपके दिमाग में सेट कर दिया। स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स एक अजीब और खतरनाक सा फ्रिक्शनल फोर्स है। ये एक सेल्फ एडजस्टेबल फ्रिक्शनल फोर्स है। इसकी वैल्यू म्यू इंटू एन के बराबर नहीं होती है। ये डिपेंडेंट होता है एक्सटर्नल कंडीशंस पे। ये धीरे धीरे अपने आप को एडजस्ट कर सकता है, जहां तक एडजस्ट कर सकता है, जिस वैल्यू तक ये अपने आप को पहुंचा सकता है, उस वैल्यू को नाम दिया गया लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू को नाम दे दिया गया लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब जब बॉडी स्लाइड करने लगी, तब उस केस में उसका नाम रख दिया स्लाइडिंग फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन। इस केस में फ्रिक्शन सबसे इजी वाला फ्रिक्शन लग रहा है, दैट इक्वल्स टू म्यू इनटू एन। फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू म्यू इनटू एन। तो जब दो सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं है, तब उन दोनों के बीच में क्या फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है? हाँ, उनके बीच में फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है। अच्छा, अब आप मुझे बताइएगा, आपके टायर, आप स्कूटी चला के जा रहे हैं, टायर और सड़क के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा है कि काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा है? काइनेटिक। सबने बोला काइनेटिक, लेकिन मैं बोलूंगा स्टैटिक। चलने से स्टैटिक और काइनेटिक डिसाइड नहीं होगा, रिलेटिव मोशन से। आप कीचड़ में चल रहे हैं, ठीक है, कीचड़ में आपकी मड में आपकी स्कूटी फंस गई, पहिया घूमता रहता है लेकिन आगे नहीं बढ़ता, नहीं बढ़ता ना। तो हम देखेंगे कि कौन रीजन चलाने के लिए, फ्रिक्शन रीजन है। तो अब इसमें समझने वाली बात, अचानक से ब्रेक मार दीजिए, बिल्कुल पहिए के घूमना रोक दीजिए, क्या होगा? रोड पे ब्लैक ब्लैक दिखाई देगा ना, पहिए के निशान पड़ टायर दिख जाते हैं। हाँ, ब्लैक ब्लैक दिखता है, मतलब वो स्लाइड करते हुए जा रहा है। आपने पूरी ब्रेक मार दी, उसके बाद स्कूटी स्लाइड करते हुए जा रही है, वो है काइनेटिक फ्रिक्शन। लेकिन अगर आप गौर से देखें टायरों को, तो टायर हमारे पहिए जो हैं वो चिपक के चलते हैं, वो स्लाइड नहीं कर रहे हैं, सरक नहीं रहे जमीन पे। सरकते हैं क्या? सरकते हैं तो आपकी स्कूटी चलती ही नहीं, कीचड़ में फंस जाने पे चलती है क्या? नो तो सर। अगर आप, हाँ, तो अगर आप देखें तो पहिया कुछ यूं मूव कर रहा है आपके ऊपर, तो वो मूव तो कर रहा है लेकिन किसी भी समय पे वो स्लाइड नहीं कर रहा है, सरक नहीं रहा है। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन दो, इसीलिए मैं इसको काइनेटिक वर्ड यूज नहीं करता हूँ, मैं स्लाइडिंग बोलता हूँ। स्लाइड नहीं कर रहा है, स्लाइडिंग हो रही है। पहिए और जमीन के बीच में क्या स्लाइडिंग हो रही है? बताइए। नहीं हो रही। नो सर। नो सर। स्लाइडिंग नहीं हो रही है। पता है ये कौन सा फ्रिक्शन है? इसीलिए सबसे पहले इनिशियली आपके दिमाग में डाल दिया कि वो फ्रिक्शन फोर्स कौन सा फ्रिक्शन फोर्स है? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। तो आगे चैप्टर दर चैप्टर आपको फ्रिक्शन में कुछ खास ध्यान नहीं रखना है, फ्रिक्शन में चेक करना ये स्टैटिक वाला ही झंझट है। बाकी सब फॉर्मूलों में तो एक नया फोर्स और एक्स्ट्रा ऐड हो गया, जो पहले पढ़ते आ रहे थे वही कुछ है। कुछ भी नया अब हम लोग एक्स्ट्रा नहीं पढ़ने वाले हैं, बस एक फ्रिक्शनल फोर्स को और ऐड करेंगे बस। बस कुछ प्रॉब्लम्स में आपको चेक करना पड़ेगा, क्रॉस चेक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या इश्यू क्या आ रहा है, क्या दिक्कत आ रही है, क्योंकि उस केस में स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करने लगेगा। When there is no relative motion, force of friction is static in nature. And F static is equal to F applied. ये नियम, ठीक है। Fs की वैल्यू F applied के बराबर होती है एक्सटर्नल कंडीशन के बाद से। अगर दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं है, तो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू
Fs is adjustable, force can change value as well as direction along, opposite or perpendicular to motion. तीसरा पॉसिबल है, ध्यान रखिएगा। यही यही एक सबसे खतरनाक फोर्स है जो कि परेशान करता रहता है। तो लोग इसकी वैल्यू भी म्यू इंटू एन पुट करते हैं, जबकि वैल्यू म्यू इंटू एन नहीं होती है। ऑलवेज टेक static friction as variable f. Don't put equal to mu n. ठीक है, इसलिए इसको ध्यान रखना है। लिमिटिंग फ्रिक्शन इसकी वैल्यू होती है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है। Fs 0 से Fl के बीच में लाई करता है। मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ static friction. After this, body start relative motion. इससे ज्यादा फोर्स लगा दिया जाएगा तब बॉडी चलना शुरू कर देगी। और F लिमिटिंग होता है म्यू एस इंटू एन। म्यू एस है स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक, तो हम कह सकते हैं Fs इज इक्वल टू F अप्लाइड, और इसके ऊपर एक कंडीशन हमेशा लगेगी जो मिनिमम मैक्सिमम की वैल्यू को निकालने के काम में आएगी। ये तो है ही है, लेकिन इसके ऊपर एक कंडीशन लगेगी जो बताएगी मिनिमम मैक्सिमम दिस। तो अब कोई कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एस इंटू एन होती है। म्यू एस क्या है? स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। म्यू की वैल्यू थोड़ा ध्यान रखना है, हम लोगों ने यहाँ बात नहीं की थी। म्यू ये फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, इसके बारे में थोड़ा लिख लीजिए। फ्रिक्शन कोफिशिएंट होता है ये F बराबर म्यू एन। म्यू की वैल्यू 1 से 0 के बीच में लाई करती है। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू नॉर्मल से हमेशा कम आती है। ठीक है, तो म्यू की वैल्यू हमेशा अब इसके बारे में पूरी बात करेंगे हम, चिंता की बात नहीं। म्यू लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0 होता है हमेशा। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन है मैक्सिमम फ्रिक्शन पॉसिबल ऑफ स्टैटिक, और स्टैटिक फ्रिक्शन 0 से लेकर लिमिटिंग फ्रिक्शन के बीच में लाई करेगा, या ये कंडीशन बन जाएगी। और Fs हमेशा एप्लीकेशन के बराबर होगा। लिमिटिंग मतलब मेरी पॉसिबल मैक्सिमम वैल्यू, मेरी वैल्यू नहीं। स्टैटिक फ्रिक्शन इज नॉट इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन तक पहुंच सकता है। तो अब होगा क्या? अब आपने जैसे इसके ऊपर फ्रिक्शन लगाना शुरू किया, मान लीजिए लिमिटिंग फ्रिक्शन 10 न्यूटन है, तो 1 न्यूटन लगाया नहीं चला, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जैसे 10 लगाया चल दिया, और जैसे ही चलने लगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन गायब हो गया, आ गया काइनेटिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू लिमिटिंग से कम होती है, मतलब चला दिया, चलाने के बाद। स्टैटिक तो भाई वैसे भी वेरिएबल है, स्टैटिक की तो कुछ वैल्यू पता ही नहीं है। ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है ऊपर वाला,
और नीचे वाला काइनेटिक। काइनेटिक और स्लाइडिंग। When there is relative motion between two surfaces। Excuse me, sir. हाँ बेटे, सर पेज थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर लीजिए। हाँ, between two surfaces। When there is relative motion between two surfaces, a constant frictional force known as kinetic या sliding friction start acting। F kinetic mu k into n, जहाँ mu k क्या है, दो कोफिशिएंट होते हैं, काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ, यही बेसिकली म्यू होता है। लेकिन अगर दोनों दे दे तो कल हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, दोनों के बारे में बात करेंगे, काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। आज मेरा काम था थ्योरी वाला पार्ट बताना, इसको आज आप पढ़ भी लीजिएगा, कल इसको हम अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। बहुत आसान है, बस थोड़ा समझते हुए चलना। तो अगर आपने ये पूरी स्टैटिक जोन है, स्टैटिक काइनेटिक। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू इनटू एन नहीं होती है। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है और जीरो से लेकर लिमिटिंग के बीच में कुछ भी। अभी फ्रिक्शन जीरो, अभी 1, अब 2, अब 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 चला दिया, 10 पे चल गया। अब काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया 8 न्यूटन, 8 न्यूटन। ठीक है, मान लेते काइनेटिक। तो इसमें ध्यान रखना है एफ लिमिटिंग ग्रेटर देन एफ काइनेटिक होती है, यानी म्यू एस स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन kinetic friction of coefficient। F is static variable, F kinetic constant, that is mu k into n, या आप सीधे mu into n। हम आगे चल के mu into n यूज करेंगे, लेकिन जब हमको चेकिंग वाली कहानी होगी तो हमको mu s और mu k दोनों दे देगा। mu s क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो mu s ग्रेटर देन mu k है। fs की वैल्यू वेरिएबल होती है, fs के लिए कंडीशन दी होती है, दैट इज fl और जीरो के बीच में लाई करेगा। fl क्या है, mu s into n, इसको ध्यान रखना है। तो आज थोड़ा थ्योरी को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल हम कल से स्टार्ट करेंगे फ्रिक्शन के ऊपर। पहले ये सिंपल स्टैटिक और काइनेटिक के बीच में। लिमिटिंग फ्रिक्शन कौन सा फ्रिक्शन है, किसी भी चीज को धक्का देके चलाते वक्त जैसे ही चलना स्टार्ट करेगी तब तक जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है तब तक वो लिमिटिंग है। लिमिटिंग मतलब मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ स्टैटिक। लॉजिकल है कि चीजों को चलाने में दिक्कत आती है, चला देने के बाद फ्रिक्शन की वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है। लॉजिक भी तो पता ही है। आप कोई भी चीज को सरकाना चाहेंगे, शुरुआत में आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, लेकिन चल जाएगी तो थोड़ा कम फोर्स से भी काम चल जाता है। इसीलिए लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू से ज्यादा होती है। स्टैटिक की वैल्यू काइनेटिक से ज्यादा होती है, कुछ नहीं कह सकते। स्टैटिक की वैल्यू तो डिपेंडेंट है। हाँ, स्टैटिक मैक्सिमम जो पॉसिबल है वो होता है लिमिटिंग। लिमिटिंग क्या चीज है, जिस वक्त उसने जस्ट चलना स्टार्ट किया तब जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, दैट इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो मैं बोल दूं, अगर मेरा कल इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, एफएस की वैल्यू 20 न्यूटन है और एफके की वैल्यू 18 न्यूटन है, मैंने 19 न्यूटन लगा दिया, बॉडी चलेगी? स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू दे रखी है 20 न्यूटन, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू दे रखी है 18 न्यूटन, मैंने 90 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, बॉडी चलेगी? नहीं चलेगी। चलाने के लिए कम से कम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, 20 से ज्यादा। लेकिन अगर मैंने मान लो 21 न्यूटन लगा दिया तो फ्रिक्शन कितना एक्ट करेगा? इस केस में फ्रिक्शन कितना एक्ट करेगा, इस केस में फ्रिक्शन कितना एक्ट करेगा? कल हम इसी के बारे में शुरुआत से डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल बेसिक प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे, कितना फ्रिक्शन क्या क्या। हाँ कल बताऊंगा मैं, अभी मुझे आंसर नहीं चाहिए, मैं डिस्कस करूंगा इसके बारे में कल अच्छे से। तो आज का काम है, इसको पढ़ लीजिएगा, इसके ऊपर थोड़े बहुत थ्योरेटिकल पार्ट और भी डिस्कस करेंगे। डन? बाकी बच्चों कल। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू बच्चों। थैंक यू। गुड मॉर्निंग।